नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आज बात करेंगे ई श्रम कार्ड क्या है। नाम अक्सर आपने सुना होगा, रास्ते चलते कभी कभी इसके बारे में लिखा हुआ भी देखा होगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय, इस मंत्रालय का नाम भी आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि ये भारत सरकार के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है। और ये मंत्रालय कामगारों की जो सेवा शर्तें होती हैं और कामगारों के नियोजन को विनियमित करने वाले विभिन्न श्रम कानूनों का अधिनियमन भी करता है और उनके क्रियान्वयन करते हुए देश के संगठित और असंगठित दोनों, ये दोनों की बात है। अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि ये संगठित और असंगठित, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दोनों ही क्षेत्रों का या सेक्टर्स का जो जो वर्क फोर्स होता है, श्रम बल, उसके जीवन की दशा और मर्यादित जीवन के लिए कामगारों के हितों की सुरक्षा और साथ में उनकी संरक्षा और उनके वेलफेयर यानी कल्याण संवर्धन और सोशल सिक्योरिटी, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं सामाजिक सुरक्षा, उसको प्रदान करने के लिए लगातार ये कार्यशील है। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक पोर्टल बनाई है, उसका नाम है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, www डॉट, आगे स्मॉल लेटर्स में लिखिएगा, ई श्रम .gov.in। मैं स्पेलिंग बोल दूँ, www डॉट ESHRAM, ई श्रम बन गया, .gov.in। ये जो है पोर्टल है श्रम और रोजगार मंत्रालय का। ये आधार के साथ जो असंगठित कामगारों का ये नेशनल डेटाबेस तैयार करता है। इसमें नाम, व्यवसाय, पता, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षिक योग्यता और जो उसको कौन सी स्किल आती है यानी कौशल का स्वरूप, उसके परिवार का विवरण, ये सब चीज़ें उसमें डेटाबेस में ली जाएंगी ताकि जो कामगारों की जो नियोजनीयता है यानी उनको कहाँ लगाया जा सकता है, उसका इष्टतम लक्ष्य प्राप्त किया जा सके और उन तक यानी जो असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं उन तक सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं हैं उनके लाभों का विस्तार किया जा सके। तो ये जो पहल है ये असंगठित कामगारों का अब तक का देश का पहला नेशनल डेटाबेस या राष्ट्रीय डेटाबेस है। अच्छा, इसका अगर हम उद्देश्य की बात करें, जो पोर्टल का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, हिंदी में हम कहते हैं सन्निर्माण कामगार, जो प्रवासी कामगार हैं, गिग कामगार हैं। एक जगह मेरी बात हो रही थी तो ये इस विषय पर चर्चा कर रहा था, जैसे ही मैंने गिग कामगार कहा तो उन्होंने तुरंत सवाल दाग दिया कि भाई ये गिग का कामगार कौन होते हैं, गिग वर्कर्स क्या होते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ मैंने इस शब्द का प्रयोग किया तो थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं। तो कोई भी कारोबार हो, कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको स्थायी कर्मचारियों के बदले गैर स्थायी कर्मचारियों से कराया जा सकता है। ऐसे काम के लिए जो कंपनियां होती हैं वो कर्मचारियों को काम के आधार पर भुगतान करती हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो काम के बदले भुगतान के आधार पर जो कर्मचारी रखे जाते हैं उनको हम कहते हैं गिग वर्कर्स। हालांकि ऐसे कर्मचारी कंपनी के साथ लंबे समय तक रह भी सकते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे स्वतंत्र रूप से ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हो सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले कर्मचारी हो सकते हैं, ठेका फर्म के कर्मचारी हो सकते हैं, कॉल पर काम करने के लिए जो उपलब्ध कर्मचारी होते हैं वो हो सकते हैं। तो गिग वर्कर जो होते हैं, वो जो गिग वर्कर के तौर पे जो काम करते हैं, वो जो कर्मचारी हैं उनके और कंपनी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक समझौता होता है। इस समझौते के अंतर्गत जो कर्मचारी है वो कंपनी की कॉल पे काम करता है और इस काम के बदले ही कंपनी जो है वो गिग वर्कर को भुगतान करती है। तो इन जो कर्मचारियों को यानी जो गिग वर्कर्स हैं उनको कंपनी के स्थायी कर्मचारियों की तरह वेतन, भत्ते, लाभ ये सब नहीं मिलते और इनके काम का कोई समय भी तय नहीं होता। तो ऐसे वर्कर्स जो है कंपनी को समझौता के अनुसार कभी भी, जैसा एग्रीमेंट में लिखा हो या समझौता हुआ हो,
कभी भी काम करने के लिए उनको तैयार रहना पड़ता है। हालांकि इनके पास वर्किंग आवर को लेके काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। तो भारत में जब से ऑनलाइन कारोबार बढ़ रहा है तो गिग वर्कर्स की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अगर एक अंदाज़ा लगाएं तो इस समय करीब 12 से 15 करोड़ गिग वर्कर्स देश में होंगे। ये अंदाज़ा है, कम ज़्यादा हो सकता है, एक रफ आइडिया है कि इतने वर्कर होंगे। तो अधिकांश जो गिग वर्कर्स हैं वो ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म जैसे जोमेटो के आप मंगवाते होंगे, है ना, या इसी तरीके की और भी जो फूड ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म है, या ई कॉमर्स कंपनी सामान की डिलीवरी जैसे कार्यों से जुड़े हुए हैं। और बहुत संख्या में गिग वर्कर ड्राइविंग जैसे पेशे से भी जुड़े हुए हैं। तो जो ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियां हैं उनके लिए गिग वर्कर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अधिकांश जो कंपनियां हैं वो ग्राहकों की सहूलियत के हिसाब से सामान की डिलीवरी करती हैं कि साहब मुझे इतने बजे सामान चाहिए, ऑफिस जाना है तो सुबह सुबह ही साहब मुझे 6 बजे मिल जाए, 7 बजे मिल जाए। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि मुझे ऑफिस आवर्स के बाद चाहिए। तो ऐसे में जो स्थायी वर्कर हैं उस पर ये सब काम पूरी तरह से फिट नहीं बैठता। तो जो कंपनीज हैं वो गीग वर्कर्स से काम लेती हैं। तो ये तो हो गई गीग वर्कर्स की बात। तो जो वापस आते हैं तो हम पोर्टल के उद्देश्य की बात कर रहे थे। तो उसमें हमने देखा जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, प्रवासी कामगार हैं, गिग वर्कर्स हैं जिसके बारे में हमने विस्तार से देख लिया। प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, प्लेटफॉर्म कामगार, फेरी वाले हैं, घरेलू कामगार हैं, आपके डोमेस्टिक हेल्प हो सकते हैं या हो सकती हैं, और कृषि कामगार हैं जो कृषि मजदूर हैं। इनके सहित सभी असंगठित कामगारों के लिए एक आधार के साथ नेशनल डेटाबेस बनाना है। और असंगठित कामगारों के निमित्त श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जो उनकी सुरक्षा योजनाएं संचालित होती हैं, और इसके अलावा अन्य मंत्रालयों द्वारा भी जो सुरक्षा योजनाएं, जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उनको इंटीग्रेट करना भी उसका काम है। अब सवाल ये होता है कि इसमें फिर पंजीकरण कौन करा सकता है? कोई भी ऐसा कर्मकार जो असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा है। अब आप ये भी मुझसे पूछ सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र होता क्या है। अभी थोड़ी देर में उसको देखते हैं। तो अभी हम केवल इतना देख लें कौन कर सकता है, उसके बाद तो कोई भी ऐसा वर्कर या कामगार जो असंगठित क्षेत्र में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा हो, जिसकी एज वो 16 साल से लेकर 59 साल, 16 ईयर्स टू 59 ईयर्स के बीच में हो, वो ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्र हैं, एलिजिबल हैं। जैसे कि प्रवासी कामगार, गिग कामगार, प्लेटफॉर्म कामगार, कृषि कामगार, मनरेगा वर्कर, मछुआरे, दूध बेचने वाले, आशा कामगार, आंगनवाड़ी कामगार, फेरी वाले, घरेलू कामगार जो आपके डोमेस्टिक हेल्प जो आपके घर में आती होगी या आता होगा वो हो सकते हैं, रिक्शा चालक हो सकते हैं, और इस प्रकार के अन्य कार्यों में जो संलग्न असंगठित कामगार हैं वो हो सकते हैं। तो आप उन जो भी आपके संपर्क में ऐसे लोग हों आप उनकी सहायता कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराने में, या उनको गाइड कर सकते हैं, और आप ज़रूर गाइड करिएगा। अब हम ये देखें कि असंगठित कामगार हैं कौन। असंगठित कामगार से आशय ऐसे कामगार से है जो जो गृह आधारित, स्वनियोजित और असंगठित क्षेत्र में मजदूरी कामगार के रूप में नियोजित होते हैं। तथा इसमें वैसे संगठित क्षेत्र के कामगार भी हो सकते हैं जो ईएसआईसी या ईपीएफओ के सक्रिय सदस्य या सरकारी कर्मचारी नहीं है। अब तो नए शब्द आ गए, ईएसआईसी हो सकता है बहुत लोग जानते हो, लेकिन मैं इसका फुल फॉर्म बोल देता हूँ, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसके सदस्य नहीं है। इसके अलावा ईपीएफओ के सदस्य नहीं, यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इनके सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर मान लीजिए कोई कामगार इनका सदस्य है तो फिर वो उसकी पात्रता ई श्रम पोर्टल के लिए नहीं होगी। और सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, किसी भी सरकारी कर्मचारी इसमें पंजीकरण नहीं करा सकता। अब अगला प्रश्न ये है कि इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होते हैं। तो एक तो आधार नंबर चाहिए होता है। इसके अलावा एक मोबाइल नंबर चाहिए जो आधार से अटैच्ड है। जो आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा मोबाइल भी लिया जा सकता है, लेकिन प्राथमिकता उसी मोबाइल को दी जाती है, उसी मोबाइल नंबर को जो आधार से लिंक्ड है। इसके अलावा एक बैंक खाते का नंबर चाहिए, बैंक अकाउंट का नंबर चाहिए, आईएफएससी कोड चाहिए, जिसमें अगर कोई
मनी ट्रांसफ़र करनी है तो ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र की जा सके। अगर किसी कामगार के पास आधार से जुड़ा हुआ या आधार से लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो वो पास का जो उसके निकट का CSC है, उस पर जा कर के अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकता है। अब इसमें करें कैसे पंजीकरण? अब ज़रूरी नहीं है कि CSC जाए, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप उसकी मदद भी कर सकते हैं। तो करना क्या है कि सबसे पहले आपको ई श्रम पोर्टल पे जाना है, जो मैंने अभी आपको नोट कराया था, www.eshram.gov.in। इस पर जा कर के आप खुद पंजीकरण करा सकते हैं या उसकी मदद कर सकते हैं, या फिर जो निकटतम जो CSC हो या फिर स्टेट सर्विस सेंटर हो, वहाँ जा कर के उनकी सेवाएं ले कर के कर सकते हैं। उनका एक छोटा सा निर्धारित शुल्क होता है, वो ले लेते हैं और उसको कराने में हेल्प करते हैं। अब एक प्रश्न है, जब मैं एक जगह डिस्कस कर रहा था, उन्होंने पूछा इसका मुझे कोई पैसा लगता है क्या? जो शुल्क मैंने कहा वो CSC का था, वो बहुत मामूली सा होता है, 30-40 रुपये या शायद और भी कम। लेकिन ई श्रम पर पंजीकरण कराने का कोई शुल्क नहीं है। अगर आप अपने लैपटॉप से उसकी हेल्प कर रहे हैं तो उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण बिल्कुल निःशुल्क है। कामगारों को किसी भी पंजीकरण इकाई को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। असंगठित कामगार से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि पंजीकरण तो निःशुल्क है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात कर ली। तो जैसे ही सफल पंजीकरण होता है तो CSC ई श्रम कार्ड को प्रिंट करके कामगार को दे देते हैं। ऐसे कायदे से तो CSC को भी कोई शुल्क लेना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं कहीं हमने देखा है कि एक मामूली शुल्क 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये ले लेते हैं। और इसके फ़ायदे क्या हैं? ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लाभ क्या हैं? केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल विकसित किया है, जो आधार से जुड़े असंगठित कामगारों को एक नेशनल डेटाबेस होगा, और पंजीकरण के बाद उससे PMSBY के तहत 2 लाख रुपए तक का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कहते हैं उसको, उसके अंतर्गत 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। और भविष्य में असंगठित कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से वितरित किए जाएंगे, जो भी वितरित करने होंगे। और अगर कोई आपात स्थिति आती है, राष्ट्रीय महामारी जैसी परिस्थितियाँ होती हैं, तो इस डेटाबेस का उपयोग करके सहायता की जा सकती है। अभी कुछ वित्तीय सहायता दी भी गई, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, और कुछ दी जा रही भी है, वो भी आपने अखबारों में पढ़ा होगा। अगर इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहे या रजिस्ट्रेशन कराते समय कोई दिक्कत हो तो एक नेशनल हेल्प डेस्क है, उसका नंबर है 14434। मैं दोहरा देता हूँ, 14434। और इस पर आप भाषा अपनी चुन सकते हैं, कई भाषाओं में है, जैसे हिंदी में है, अंग्रेज़ी में, तमिल में, बांग्ला में, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तेलुगु, असमिया, इन सब भाषाओं में ये हेल्प डेस्क काम करती है। और इसको ये जो वर्किंग डेज है, सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक हेल्प डेस्क आपकी उपलब्ध है। और अगर ऑनलाइन शिकायत आप करना चाहें, इसके बारे में कोई कंप्लेंट है, तो www.gms स्मॉल लेटर में gms.eshram.gov.in, यहाँ पर आप शिकायत भी कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो ब्यौरा मिल रहा है, जो डेटाबेस बन रहा है, इसका उपयोग कैसे होगा? तो ये आधार के साथ जुड़ा हुआ एक नेशनल डेटाबेस है। इसका उपयोग केंद्रीय और जो राज्य के मंत्रालय हैं, इनके द्वारा जो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित लाभों के वितरण होते हैं, उसके लिए इसका यूज़ किया जाएगा। और प्रवासी और निर्माण जो कामगार हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उनके कार्यस्थलों पर जो सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभों की सुवाह्यता भी सुनिश्चित करेगा। और इसका उपयोग किसी भी राष्ट्रीय संकट या महामारी जैसे आजकल चल रही है कोविड-19, उसकी स्थिति के दौरान जो पात्र कामगार हैं उनको सहायता प्रदान करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। एक बार फिर आपको राष्ट्रीय हेल्प डेस्क का नंबर याद करा दूँ, 14434। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि ई श्रम कार्ड क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, पंजीकरण कैसे हो सकता है। आज यहीं तक। आशा है कि आपको ये बातचीत पसंद आई हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मेरे चैनल को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें और अधिक से अधिक लोग इनसे लाभान्वित हो सकें। बहुत ही जल्द अपनी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।